नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीएलटी ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। दिवालिया घोषित करने के बाद मैं लगातार फ्लैट बायर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं मिहिर कुमार जी से फ्लैट बायर्स के कन्फ्यूज़न को दूर करने आया हूं। मिहिर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपसे मैंने पहले भी बात की थी और अलग अलग समस्याओं को आपने बताया था, उनके निदान को बताया था कि आखिर फ्लैट बायर्स अपनी समस्याओं को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं कि सुपरटेक दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या इफ़ेक्ट होगा फ्लैट बायर्स पे? देखिए, फ्लैट बायर्स में से भी बहुत सारे लोगों ने सिमिलर एप्लीकेशन लगाई थी। जब लोग एनसीएलटी जाते हैं तो वहाँ पे यही एक प्रेयर होता है जो वो लोग भी मांगते हैं। तो अगर आज यूनियन बैंक के एप्लीकेशन पे सुपरटेक में इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू हुआ है, तो हो सकता था किसी होम बायर के एप्लीकेशन पे भी हो जाता, और उस केस में भी ये सेम सिचुएशन में होम बायर्स होते। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस बेसिकली सुपरटेक के रिहैबिलिटेशन के लिए है कि कोई और मैनेजमेंट आए और सुपरटेक को फिर से रिवाइव करे। तो वो जो भी आएगा वो होम बायर्स के इंटरेस्ट का ध्यान में रखने उसको मजबूरी होगी, क्योंकि एनसीएलटी होम बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी। सीओसी में जाके होम बायर्स खुद अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही होम बायर्स के जो भी इंटरेस्ट हैं, फ्लैट है या वो उनको मिलेगा या जो रजिस्ट्री है वो होगी। तो अभी तो पहली चीज़ ये है कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हुआ है, होम बायर्स अपना पब्लिकेशन हो गया है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने पब्लिकेशन कर दिया है। तो होम बायर्स उस पब्लिक अनाउंसमेंट के हिसाब से अपने अपने क्लेम जमा करें और पहले सीओसी का हिस्सा बने, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होगी उसका हिस्सा बने, और उसके बाद फिर कैसे प्रोसेस को कंट्रोल करना है वो उसके बाद सीओसी के थ्रू कंट्रोल करें। तो इसलिए ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ हो गई है और उनके इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएंगे या उनको उनके घरों से बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी। अच्छा सर, ये क्लेम जो है सबको करना पड़ेगा, जैसे जो आ गए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पहले तो ये आते हैं इस केस में। दूसरे ये आते हैं जो आ चुके हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिसके लिए आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरे ये हैं सर जिन्होंने ईएमआई लिया है, फ्लैट के लिए पैसे जमा कर दिए हैं लेकिन अलॉटमेंट अब तक नहीं हुई है। तो तीन तरह के लोग हैं। स्टेप बाइज बताइए सर कि तीनों को कैसे इस पर क्लेम करना होगा या फिर क्या समस्याएँ आई होंगी, उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? जैसा कि आपने बताया, सुपरटेक के 3 तरह के बायर हैं। पहले बायर वो हैं जिनकी घरों की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, उनको पोजेशन मिल चुका है, उनको नो क्लेम नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल चुका है और उनके घर की रजिस्ट्री हो गई है, सबलीज वो में हो गई है और वो उन घरों में रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि टाइटल ट्रांसफ़र हो गया है, उनका घर उनके नाम पे है, तो उनका अब सुपरटेक से कोई लेना देना नहीं है और उनको क्लेम फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब क्लेमेंट है नहीं, उनका सुपरटेक के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बनता। दूसरे लोग वो हैं जिनके घरों का पोजेशन सुपरटेक ने उनको दे दिया था, वो अपने घरों में रह रहे हैं, उन्होंने शायद नो ऑब्जेक्शन, उनको सर्टिफिकेट भी सुपरटेक से मिल चुका है कि सुपरटेक का उनके अगेंस्ट कोई लोन क्लेम नहीं है या इनका सुपरटेक के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। लेकिन क्योंकि नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में आपको पता है एक रजिस्ट्री की समस्या जो पिछले 3-4 साल से चल रही है और रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, तो उन लोगों के घरों की रजिस्ट्री उनके फेवर में हुई नहीं है अभी तक। तो ऐसे लोगों के लिए एक समस्या ज़रूर हुई है, क्योंकि यूपी में एक यूपी अपार्टमेंट एक्ट है और यूपी अपार्टमेंट एक्ट की धारा 13 जो है वो कहती है कि जब तक आपका टाइटल डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक जो आप घर के कानूनी मालिक नहीं हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डर की मानी जाएगी। तो क्योंकि अब इस प्रक्रिया में जो भी बिल्डर है, जैसे सुपरटेक है, उसके सारे एसेट का डिटेल लिया जाएगा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं उनके द्वारा। तो उन लोगों को जिनको पोजेशन मिल गया है लेकिन उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, उन सब लोगों को अपने अपने क्लेम फाइल करने पड़ेंगे। तो क्योंकि उनका अभी भी क्लेम बचा हुआ है पेपर पे, ये जो घर जिसमें वो रह रहे हैं उनका मालिकाना हक इन लोगों के फेवर में ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, तो उन लोगों को अपने अपने क्लेम फाइल करने पड़ेंगे। तीसरा, जैसे आपने कहा कि वो लोग हैं जो अपने घर के पैसे देते आए हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उनके घर क्योंकि पूरी तरह से बने नहीं या
तो उन लोगों का अभी तक पोजेशन में ऑफ़र नहीं हुआ है, या जो अलॉटमेंट तो हो चुका होगा लेकिन पोजेशन नहीं मिला है, या ऑफ़र ऑफ पोजेशन नहीं मिला है, और वो अपने घरों में अभी तक उनको आए नहीं है। तो उन लोगों को तो डेफिनेटली क्लेम फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो भी सुपरटेक के अगेंस्ट अभी भी क्लेम बनता है, तो उन लोगों को अपने सब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पब्लिक अनाउंसमेंट के हिसाब से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने क्लेम फाइल करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से सिर्फ वही लोग जिनकी घरों की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं और उनका अब आम्रपाली सुपरटेक से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों के अलावा बाकी सब होम बायर्स को अपना अपना क्लेम फाइल करना पड़ेगा। तो सर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, सोसाइटी चलने को मुद्दे को लेकर, इन सब पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, नहीं, जहाँ तक मुझे पता है अभी जो मेंटेनेंस की इशू है, मेंटेनेंस सुपरटेक डायरेक्टली नहीं कर रहा था, या तो उसकी सिस्टर कंपनीज जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में थी वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं, क्योंकि कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न रखना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स या तो अगर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस मेंटेनेंस देख रहे थे तो वो कंटिन्यू करेंगे, या सुपरटेक की सिस्टर कंपनीज कर रही थी, तो जब तक उनके जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट हैं उसको इनवैलिड घोषित नहीं किया जाता, वो अग्रीमेंट्स कंटिन्यू करेंगे और वो मेंटेनेंस वही कंपनीज देखेंगी। तो उन सब के मेंटेनेंस या सुरक्षा पे कुछ असर इससे होने वाला है नहीं अभी इमीडिएटली। सर सुपरटेक ने, जहाँ तक मैंने सुना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक बार अप्रोच किया था सेटलमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने नकार दिया। तो उन्होंने कहा कि एनसीएलटी से एक बार फिर से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे प्रोसेस की, ताकि हमारी कंपनी बच जाए, हम फिर से फ्लैट बायर्स के लिए काम करें। वही सर, मतलब जब हमारी नैया डूब रही है तो हम उसे फिर से तैराने की कोशिश करें। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या सुपरटेक फिर से एक बार आ पाएगी और एनसीएलटी के साथ कुछ हो पाएगा? देखिए, सुपरटेक के पास जहाँ तक अभी ये ऑर्डर के बाद दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 8 तारीख तक क्लेम्स मंगाए हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, और उसके बाद आप 3-4 दिन मान के चलिए, कम से कम 3-4 से लेके हफ्ते भर के अंदर वो उनको सीओसी वो कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर सुपरटेक के पास पहला ऑप्शन ये है कि वो यूनियन बैंक के पास जाए और 8 तारीख से पहले यूनियन बैंक से समझौता कर ले, सेटलमेंट कर ले, और उसके बाद यूनियन बैंक जो आईआरपी हैं उनके थ्रू एक एप्लीकेशन लगा दे इसके सामने, एनसीएलटी के सामने, कि हमारा अब सेटलमेंट हो गया, आप ये सीआरपी प्रोसेस ख़त्म कर दीजिए। तो 8 तारीख से पहले पहली चीज़ तो सुपरटेक को, अगर वो सीरियस है और वापस कंपनी में आना चाहते हैं, तो उनको यूनियन बैंक से सेटलमेंट करना पड़ेगा। जो भी सेटलमेंट का टर्म है वो सुपरटेक और यूनियन बैंक के बीच है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि सुपरटेक के जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, जो अब सस्पेंडेड बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड के सारी पावर अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चली गई, वो एनसीएलटी में अपील करें और एनसीएलटी उनके फेवर में इस ऑर्डर को स्टे करते हुए उनके फेवर में कोई इंटरिम ऑर्डर पास करे। वो थोड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है और बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एडमिटेडली फाइनेंशियल डेट तो एडवांस किया गया है और डिफ़ॉल्ट भी है। तो वो स्टे मिलने पे है कि अगर एनसीएलटी को लगता है कि वो सुपरटेक के केस में या उसके डायरेक्टर्स के केस में कोई मेरिट है, तो वो स्टे कर सकते हैं। तो आज की डेट में सुपरटेक के पास यही दो ऑप्शन है, वो या तो यूनियन बैंक से सेटलमेंट करें या इस ऑर्डर के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करें। सर जिनको अलॉट नहीं हुआ है फ्लैट, उनके भी एक सवाल थे। सवाल ये थे कि वो लोग जिन्होंने फ्लैट का पैसा दे दिया है, लोन लिया है, क्या वो ईएमआई भरते रहें या फिर बैंक से वो एक अप्रोच करें कि कम से कम तब तक रोक दिया जाए जब तक हमारा जो फ्लैट है वो मिल नहीं जाता? देखिए, ये जहाँ तक ईएमआई, होम लोन्स के ईएमआई की बात है, उसका सुपरटेक की इंसॉल्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। होम बायर्स के क्लेम जो हैं उनके घरों के लिए, वो आज भी वैलिड हैं, और वो आज नहीं तो कल अगर आईआरपी भी काम कंप्लीट कराता है तो वो उनको पोजीशन देना उसको पड़ेगा। तो इसलिए ईएमआई की जहाँ तक बात है, अगर आपको घर चाहिए तो आपको ईएमआई तो देना पड़ेगा। आप भले अपने बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, और फिर ये आपके बैंक के ऊपर है कि वो इस इंसॉल्वेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ रिलीफ देता है या नहीं देता। बट ये इंडिविजुअली एक होम बायर और बैंक के बीच की बात है। एज अ पॉलिसी डिसीजन और एज अ जनरल प्रिंसिपल, अभी तक आपका ईएमआई जो है
और ये सुपरटेक की इंसॉल्वेंसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। सर ये आपने जवाब तो सब कुछ दे दिया सर, लगभग तीनों टर्म में आपने जवाब दे दिया, लेकिन एक क्वेश्चन था सर सुपरटेक के इको विलेज 2 से कि 2018 में जिन लोगों को अलॉट हो चुका है, जो आ गए हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है, क्या उन्हें भी क्लेम करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने शुरू ही बताया, अगर आप पोजेशन आपको मिल गया है लेकिन रजिस्ट्री आपकी नहीं हुई है, तो अभी भी आप कानूनी तौर पे अपने घर के मालिक बने नहीं हैं, भले आपके कब्ज़े में है वो मकान, तो आपको ज़रूर अपना क्लेम फाइल करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने अपना क्लेम फाइल नहीं किया तो फिर आप वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं, मतलब क्रेडिटर्स इन अ क्लास की लिस्ट में नहीं आएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपको आज नहीं तो कल वापस एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, जो डिले होगा फाइलिंग में वो कंडोन कराना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए मेरा एडवाइस है कि अभी आप क्लेम तो ज़रूर फाइल कर लें, बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्म है, आप फाइल करके उसके साथ एक डिक्लेरेशन एफिडेविट फॉर्म में देना होता है, उसको नोटराइज करा के फाइल कर दें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसके बाद आप अपना राइट सिक्योर कर लेंगे। सर आपको लगता है चूँकि आप लगातार फ्लैट बायर्स के लिए लड़ते रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, मेरा यही कहना है कि ऐसा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो शुरू हुआ है, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बायर्स खुद ही बहुत सारे प्रोजेक्ट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्पेशली और बाकी जगहों के भी एनसीएलटी को अप्रोच करते रहे हैं, जो पहले एनसीडीआरसी या और भी फोरम्स में जाते थे। अब बायर्स खुद एनसीएलटी जाने लगे हैं कि भाई हमारा बिल्डर से काम नहीं हो पा रहा, आप इसको इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में डाल दो और फिर कोई और आके टेक ओवर कर लेगा। तो इसलिए, और बहुत सारे सुपरटेक के बायर्स ने भी एनसीएलटी में पिटिशंस फाइल की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, सिर्फ आपको उस प्रक्रिया से गुजरना है और होपफुली एट द एंड आप एनसीएलटी और बाकी कोर्ट्स आपके राइट प्रोटेक्ट करेंगी और आपको आपका घर जो है वो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सर। सर अब थोड़ा इससे हट के सवाल पूछते हैं, कोई कंपनी बची है सर जो और दिवालिया हो सकती है? देखिए, अभी भी काफ़ी सारे बड़े नाम तो गए हैं, जैसे जेपी सबसे पहला था, उसके बाद आम्रपाली भी इंसॉल्वेंसी में था। वो अलग केस है कि आम्रपाली में इंसॉल्वेंसी बाद में इन्होंने हटा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्टली अपने अंदर ले लिया। यूनिटेक भी फंसा हुआ है, बहुत सारे और हैं, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, शुभकामना, संस्कृति, पीट पाम डेवलपर्स, बहुत सारे हैं जिसके हम लोग केसेस कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़े नाम गए हैं, बट ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अगर बिल्डर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं रखेगा, तो क्योंकि अब नया कानून 2016 में आया है, तो इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ेगा उसको। तो लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई और आके कंपनी टेक ओवर करके काम करेगा। तो हाँ, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेगी तो ज़रूर इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ेगा उनको। लेकिन सर नुकसान तो हुआ है ना, जिस तरह से पहले की सरकारें थी, लोग कहते हैं भैया दीदी ने खूब खाया, भैया दीदी के नीचे वालों ने भी खूब खाया, अथॉरिटी पर भी लोग लगातार आरोप लगाते हैं। इन सब के बीच पिसना तो शायद फ्लैट बायर्स को ही पड़ता है। नहीं, वो बात सही है। तो इसलिए आज की डेट में यही रियल एस्टेट के गिरने का भी यही कारण है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब होम बायर्स फेस कर रहे हैं कि उनका बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं रहा। तो इसलिए जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कोई अगर जेन्युइन बिल्डर भी है तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सेल में प्रॉब्लम फेस करता है। लोग रेडी टू मूव के अलावा कुछ और में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। बट हाँ, क्योंकि रेरा के आने के बाद थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया है, क्योंकि आपको पैसे एस्क्रो का अकाउंट में रखने पड़ते हैं, आपको दिखाना पड़ता है रेगुलर प्रोग्रेस, तो नए प्रोजेक्ट्स में इतनी समस्या नहीं हो रही है। ये जो पुराने पाप का घड़ा है वो अब फूट रहा है और लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन अब होपफुली नए प्रोजेक्ट में ये चीज़ें इशारा कर रहे हैं सर, पुराना घड़ा। ये सारे बिट जो हैं पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख लीजिए। इस घड़ा को भरने वाला कौन है सर? अब घड़ा, ये तो बेसिकली लालच है ना लोगों का। बिल्डर का लालच है, अथॉरिटी के लोगों का लालच है, नेक्सस है पॉलिटिशियन, बिल्डर और ब्यूरोक्रेट्स के बीच का। उसके कारण ये पाप का घड़ा है जो भर रहा है, और ऑब्वियसली बायर को प्रॉब्लम हो रही है। 17 से फुटना शुरू हुआ है सर, अब तक भी आप लोग फोड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, अब क्या कर रहे हैं, अब वो टाइम तो लगता ही है ना। तो क्या होगा सर आगे? अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सर कुछ बचेगा? कोई बिल्डर बचेंगे पुराने? नहीं, जो ठीक काम करेंगे वो बचेंगे, जो नहीं ठीक काम करेंगे वो इंसॉल्वेंसी में जाएंगे, तो उनके खिलाफ एक्शंस होगा।
तो वो हो ही रहा है, हम लोग लगे हुए हैं लड़ाई में। तो अब आज नहीं तो कल तो जो भी अब जिन्होंने गलत काम किया उनको उसकी सज़ा तो मिलेगी। लेकिन मेरी अपनी एक सवाल थी सर, हालांकि फ्लैट बायर्स की भी सवाल होगी कि जब आप जाएंगे बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग्स की हालत इतनी ख़राब है, अगर बेसमेंट में आप जाएंगे तो बेसमेंट में आप शायद गुजर भी ना पाएँ। नहीं तो इसीलिए अब एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात हो रही है ना, कि सारे प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए, सेफ्टी की बात की जाए। क्योंकि जो चिंतल पैराडीसो में हुआ या एनबीसीसी ग्रीन व्यू में हुआ, वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रिपीट ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। और थैंकफुली अथॉरिटी ने भी इस बात को सीरियसली लिया है और ये प्रपोजल वो कंसिडर कर रहे हैं, ताकि ये जो चीज़ें पहले एक बार शाहबरी में हुआ, फिर गुड़गांव में चिंतल में हुआ, ये अब और कहीं रिपीट ना हो। इसकी ज़रूरत तो है और वो अथॉरिटी भी ये कंसिडर कर रही है, तो होपफुली इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, आशा है कि फ्लैट बायर्स के सभी सवालों का जवाब मिहिर जी ने दे दिया होगा। तो मिहिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना वक्त दिया मदरलैंड पोस्ट को, मुझे फ्लैट बायर्स के इस प्रश्न का जवाब दिया। धन्यवाद सचिन जी। तो फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। आपके अगर कोई सवाल रह गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मिहिर जी से मैं पूछकर उसी कमेंट में फिर रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।